सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग पूरा यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, यूएन। क्या कहते हैं? तो ऐसा हुआ कि अब सबसे पहले पढ़ो कि यूएन का फॉर्मेशन कैसा हुआ। पेंसिल है किसी के पास? तो यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन मतलब कैसे उसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो क्या हुआ कि 2 बार विश्व युद्ध हुआ। कितनी बार विश्व युद्ध हुआ? 2 बार विश्व युद्ध। विश्व युद्ध का मतलब है कि देश, पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में बट गई और ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, हज़ारों लोगों की जानें गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, ब्लडशेड हुआ। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। ठीक है, और वो 1918 तक चलता रहा। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ कि तब जब युद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद सब लोग, बहुत लोग, मानो तुम्हारे घर पर बम गिर जाए तो तुम क्या चाहोगे कि अब दोबारा ना गिरे, शांति से रहे। तो जब पूरी दुनिया से ये हाहाकार मचा, उसके बाद लोगों ने कहा कि अब जो है कि शांति चाहिए। तब शांति के लिए उन लोगों ने कई सारे मतलब देश मिल के फॉर्म किए लीग ऑफ नेशन। क्या फॉर्म किए? बस अभी ये बात जान जो कि लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन बना था इसकी जगह। लेकिन लीग ऑफ नेशन 1919 में बनाया गया। लेकिन 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध के बाद से 1939 में फिर से जर्मनी, एक देश था हिटलर, उस समय हिटलर का नाम सुने होंगे, उसने दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया 1939 में, जो 45 तक चला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस मकसद से लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि ये विश्व में शांति ले आएगा, वो तो ले आ नहीं पाया। इसको हम क्या करते हैं तब इसके बारे में ये होता है कि जब ये अपना काम ही नहीं कर पाया, इसके रहते हुए जब विश्व युद्ध हो गया तो दोबारा हम अपना दूसरा कोई संस्था बनाएंगे। जब विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ, उस समय अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में 2 जगह था जहाँ पे उसने अपना एटम बम गिरा दिया। एटम बम बहुत ख़तरनाक बम होता है, लोग भाप बन के उड़ गए थे उस समय में। और 70 से 85 मिलियन फर्टिलिटीज़ हुई लाखों में। बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। देखो, सिविलियंस कौन होते हैं ना, जो आम नागरिक होते हैं, और एक होते हैं आर्म फोर्स वाले। ठीक है, अब इसके बाद से ये हुआ कि अब हमको इससे ज़्यादा पावरफुल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो कई सारे देश मिलके उन्होंने फॉर्म किया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या फॉर्म किया? जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहा जाता है। इसको कब फॉर्म किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसी दिन को हम यूनाइटेड नेशन डे कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक बम जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, वो सोचो इतना ख़तरनाक था कि एक झटके में 70,000 लोग मर गए। ठीक है, और उसके बाद से हज़ारों, सैकड़ों, हज़ार लोग धीरे धीरे मरे। अब चार्टर क्या होता है? जैसे कि जब कुछ बनता है, कोई एक्ट बनता है या कोई चीज़ बनता है, तो उसको एक डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, उसको हम कहते हैं चार्टर। चार्टर में सब कुछ दिया रहता है कि ये जो संस्था बनाई गई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, इसका पर्पस क्या है, ये कैसे काम करेगी। ठीक है, तो उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और ब्रिटिश प्रेसिडेंट चर्चिल, और सोवियत के प्राइम मिनिस्टर स्टालिन, ये लोग एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ मिलते हैं। कब मिलते हैं? जून 1945 में, और एक चार्टर बना के रख देते हैं। इस चार्टर का जो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। जैसे स्कूल खोलने का मकसद क्या है कि बच्चे पढ़ लें, बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो, उसी तरह यूएन का भी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को बहुत सिंपल में उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य या मकसद। ठीक है, पहला क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। पीस माने होता है शांति। क्या होता है बेटा? और सिक्योरिटी माने सुरक्षा। एक बात बताओ, कोई भी आदमी क्या चाहता है कि हम शांति से रहें, हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमारे पे कोई बम ना मार दे, कोई गोली ना मार दे, कोई हमको ये ना चाहता, शांति से रहना चाहता है वो। दूसरा, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। जो भी देश हैं, एक दूसरे के साथ मित्र की तरह व्यवहार रखे। फ्रेंड माने होता है दोस्त, एनिमी मतलब होता है दुश्मन।
तो हमें दुश्मन नहीं बनाना ना, हमें आपस में जैसे जितने भी दोस्त हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, स्पेन, मलेशिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साउथ सूडान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जितने भी बहुत सारे देश हैं, जापान, ठीक है। तो ये सारे देश आपस में फ्रेंडली रिलेशन बना के रहे, ठीक है। तीसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, जैसे भारत को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो दे दिया, अमेरिका उसको मदद कर दिया, या कोई भी देश है, जैसे कई सारा भारत नेपाल में और भूटान में भेजा था जब कोरोना वैक्सीन आया था, तो फ्री में अपना वैक्सीन दिया था। तो एक दूसरे को मदद करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं को सुलझाने में, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट वो अधिकार होते हैं जो तुम मानो, ठीक है। तुम्हारे मानो के साथ क्या अधिकार है, जैसे कि तुम अच्छे से रह सको, तुमको लोग इज्जत दे, डिग्निटी दे, तुम्हें आज़ादी रहे, तुम अपना धर्म को फॉलो कर सको, तो ये ह्यूमन राइट होता है। ह्यूमन राइट वो राइट जो एक मानव होने के नाते तुमको मिला है। द यूएनओ हैज़ बीन एबल टू अचीव मैनी ऑफ इट्स गोल, बहुत सारे गोल्स भी उसने अचीव किए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। जैसे इलिटरेसी को कुछ कम किया, पॉवर्टी माने होता है गरीबी, क्या होता है गरीबी, पुअर हेल्थ माने खराब स्वास्थ्य को सही किया, और पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये भी एक समस्या है, ठीक है। कई सारे अपना मेहनत कर रहा है, मतलब ट्राई कर रहा है यूएन गोल्स को अचीव करने का। इसके बाद हम पढ़ेंगे UDHR, इसको शॉर्ट फॉर्म में UDHR कहते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IAS हो, PCS हो, SSC हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है। UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का समझो जो अधिकार, वो मूल अधिकार जो तुमको मानव मनुष्य होने के नाते मिला है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में जब स्टार्टिंग में जब UN बना था, उस समय केवल 51 कंट्रीज थे। कितने थे? 51। उसके केवल 51 सदस्य थे, लेकिन आज 193 कंट्रीज़ उसके मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन 1948 10 दिसंबर 1948 को बनाया, उसको हम कहते हैं यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। क्या कहता है बेटा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जल्दी हो गई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हम ह्यूमन राइट डे भी फॉलो करते हैं। आज से कोई पूछेगा ये क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1948 को। इट हैज़ गिवन द फॉलोइंग राइट, ये राइट माने क्या होता है? तुम्हारा अधिकार। ये अधिकार ह्यूमन बीइंग को दिया गया है, जैसे राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन, एक आज़ाद नागरिक के रूप में रहने का अधिकार। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के बराबर है। ऐसा नहीं है कि तुमको कानून, जैसे तुमने किसी की चोरी की तो तुम चोरी का अगर सज़ा 3 साल है, तो ये नहीं है कि तुमको 10 साल सज़ा देंगे, और ये की तो उसको 2 साल सज़ा देंगे। तो जो भी कानून रहेगा, या जैसे कि अगर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है तो उसको सबको नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली में, उसमें कोई फ़ोटो नहीं ले सकता, ठीक है। और तीसरा है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह है ना, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है। शिक्षा का अधिकार मैंने फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा दी है। आपके पास जब तुम एक देश से दूसरे जगह जाते हो तो वहाँ लगता है पासपोर्ट, वीज़ा। अगर ये सब सारा डॉक्यूमेंट तुम्हारा सही है तो तुम कहीं भी दुनिया में घूम सकते हो। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, अपने धर्म की पूजा करना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मानो तुम अर्जुन हो, तुम जितना 4 घंटा काम कर रहे हो और तुमको 400 रुपये मिल रहा है, तो करण भी अगर 4 घंटा काम करे तो उसको 400। ऐसा ना हो कि तुम 4 घंटा काम कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, तुमको 400 मिल रहा है, इसको 900 रुपये मिल रहा है। इक्वल मैंने समान, पे मैंने जो पैसा मिलता है, फॉर इक्वल वर्क, जो अगर सेम काम कर रहा है तो उसको सेम पैसा मिलेगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, ये लड़के लड़कियों के लिए भी होता है कि जनरली लड़कियों को कम पैसा मिलता है ना लड़कों के मुकाबले। थॉट मैंने सोचना, विचार करता है ना हर कोई, और तुम्हारे विचार पे प्रतिबंध लगा दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोरिया में तुम सोच भी नहीं सकते, ये हालत है। नॉर्थ कोरिया एक जगह है, किम जोंग उसका वो है, राजा है,
वो बहुत प्रतिबंधित है। तुमको वही बताएगा कि तुमको वो उसके कि क्या पढ़ना है, वही बताएगा कैसे बाल करना है, सब चीज़ें थी। टॉर्चर मैंने टॉर्चर ना हो कि टॉर्चर मैंने बहुत प्रताड़ित करना, और बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। अभी भी कई सारे प्रॉब्लम है, लेकिन यूएन ने कोशिश किया है कि ह्यूमन रेस मतलब जो मानव का रेस है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इंडिया भी मेंबर है यूएनओ का, इतना ये तो जानो, इंडिया मेंबर है। 51 देश जब स्टार्टिंग बताए थे ना, 51 देश स्टार्टिंग में थे, तो उन 51 देशों में भारत भी एक मेंबर था, ठीक है। और यूएन जो है कि वो जनरली सारे जो पीस लविंग नेशन है, जो शांति चाहते हैं देश, वो उसके मेंबर है, ठीक है। यूएन कॉम्प्लेक्स मैनहट्टन में है, जो ईस्ट रिवर में है, न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब देखो, अब है वर्किंग ऑफ द यूएन कि यूएन काम कैसे करता है, ठीक है। तो यूएन जो है ये तो बता दिए, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, भाषा। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है आपस में बात करने के लिए और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिनमें कौन कौन भाषा है। पहला अरबिक, दूसरा चाइनीज़, तीसरा इंग्लिश, चौथा फ्रेंच, पाँचवा रशियन, छठवां स्पेनिश, ठीक है। और सेक्रेटरीट मतलब समझो, जैसे जनरली हमारे यहाँ बाबुओं को काम नहीं करते हैं ऑफिसों में, तो वहाँ पे जो भाषा यूज़ होता है सेक्रेटरीट में, वो इंग्लिश और फ्रेंच। ये भाषा का नाम सब लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे तुम्हारे इंसान है, इंसान के शरीर में कई सारे अंग होते हैं ना, जैसे उसका कान होता है, उसका नाक होता है, उसका आँख होता है, तो ये सब अंग क्या करते हैं, तुमको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के भी ऑर्गन है, ठीक है, कि क्या ऑर्गन क्या काम करेगा। तो बेसिकली 6 ऑर्गन है। जनरल असेंबली, ठीक है, पहला जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली लार्जेस्ट है। हर मेंबर जो यूएन का मेंबर है वो जनरल असेंबली का मेंबर है। साल भर में एक बार मिलेंगे, बहुत सारे बातों पर डिस्कशन करेंगे, सजेशन मतलब सलाह देंगे कि क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हर मेंबर के पास एक वोट है, सिंपल मेजॉरिटी वोट चलती है। लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा तो 2/3 लगेगा। जैसे अगर 90 लोग हैं तो 60 लोगों का, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैसला लेना है तो 60 लोग हाँ करेंगे तब माना जाएगा, वरना सिंपली जो मेजॉरिटी मतलब बहुमत, मेजॉरिटी मतलब बहुमत। जैसे हमारे भी देश में प्रधानमंत्री है, विधायक है, ये तभी जीतते हैं जब ज़्यादा लोग बहुमत में लोग चाहते हैं कि वो ही बने, ठीक है। जो कि मीटिंग है वो आपका हर साल होगा सितंबर के तीसरे हफ्ते में, ठीक है। और ये कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता है, बात करता है पॉवर्टी, जैसे गरीबी, पॉपुलेशन, जनसंख्या पे कंट्रोल रहे, सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक जो भेदभाव ना हो। उसके बाद क्या ना, हर रेगुलर सेशन में एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट मतलब जो हेड करेगा उसको, सारी को जनरल असेंबली को, ठीक है। जनरल असेंबली हैज़ पावर टू एडमिट न्यू मेंबर टू, जैसे कि जब 51 से लेके जब 193 मेंबर हुए हैं, ठीक है, तो ये एक मेंबर ऐड हुए हैं ना, तो जनरल असेंबली का काम है कि वो मेंबर्स को ऐड करे, ठीक है। और कई सारी प्रेसिडेंट भी रहते हैं। ये विजय लक्ष्मा पंडित है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की, जो कि 1953 में बनी थी, ठीक है बेटा, इनको देख लो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये, ठीक है, विजय लक्ष्मा पंडित। उसके बाद आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी मैंने समझ गए, सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे हमारा ब्रेन है ना, ये सबसे मेन काम करता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है कि 15 मेंबर का बना होता है, जिसमें से 5 परमानेंट है, वो हमेशा रहेंगे, और 10 जो है वो बदलते रहेंगे, ठीक है। तो वो 2 साल में बदलते रहेंगे, चुनाव होगा, ठीक है। वो 5 कौन से हैं, यूएसएसआर जो आज समय रसिया बन गया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये 5 कंट्री फेमस, मतलब ये 5 कंट्री परमानेंट है। ये और जैसे कि मानो कोई भी चीज़ है,
कोई मानो कोई मामला गया है, जैसे पाकिस्तान भारत का ज़मीन कब्जा कर रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान भारत का ज़मीन कब्जा कर रहा है, ठीक है, तो ये मामला यूनाइटेड नेशन में गया, क्योंकि विश्व 2 देशों की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है। तो उस केस में क्या होगा, जब ये यूएन में जाएगा तो वोट डालेंगे। अगर इन पाँचों में से कोई एक वोट डाल दिया कि ये मामला नहीं सुनना है, उसको कहते हैं वीटो वोट, तो वो मामला नहीं सुना जाएगा। तो ये पांचों कंट्री जो होते हैं बहुत पावरफुल है, ठीक है, इनको मिलता है वीटो पावर, वो नो किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता है, तो वो चीज़ नहीं होगा। इसके बाद आता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक माने क्या होता है, आर्थिक, जहाँ फाइनेंशियल बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, आपस में ट्रेड की बात हो रही है। जैसे ऐसा ना सोचो कि हम लोग ट्रेड करते हैं, केवल बाहर से विदेशों से ट्रेड होता है, पाकिस्तान से प्याज आता है, ऐसे भारत से बहुत सारी चीज़ें जाती है, ठीक है। तो इकोसॉक में 54 मेंबर हैं, ठीक है। जनरल असेंबली के ईच मेंबर इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। पर्पस क्या है, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक माने आर्थिक, जो यूएन का मकसद है उसको प्राप्त करना। जैसे कि सब लोगों को इक्वल पे मिले, लोगों के साथ टॉर्चर न हो, फैक्ट्रियों में ज़बरदस्ती ज़्यादा काम ना कराया जाए। इसके बाद आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन पर्पस क्या था, अब तो ये ख़त्म हो गया। 1994 में ये एक आखिरी टेरिटरी थी जिसपे, इसका मतलब ये था कि जैसे कि ब्रिटेन भारत पे कब्जा किया था, ठीक है। भारत जब आज़ाद हुआ तो कई सारे ऐसे कई देशों पे बहुत सारे लोग कोलोनाइलाइजेशन करते हैं। अब जैसे फ्रांस है, स्पेन है, बड़ी कंट्री जो आती हैं वो छोटे देशों पे, अफ्रीका के या कहीं भी जाते हैं और वहाँ पे कब्जा किए रहते हैं। और जब वो आज़ाद होते हैं तब इनको पता नहीं ना कैसे गवर्न करना है। जैसे अभी तुमको दे दिया जाए पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे शहर की, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं, उतनी चीज़ें नहीं, मैनेजमेंट नहीं, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं। तब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होता था वो आता था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा फॉरेन रूल आ गए, लोग कई सारे देश एक दूसरे पे कब्जा किए, कई सारे देश आज़ाद हुए, तो उनको मैनेज करता था। लेकिन अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का यूज़ नहीं है, ठीक है, अब ये काम में नहीं है। फिर आता है, अब सारी चीज़ समझिए, अब देखो, अब इन चीज़ों मामलों को अगर कोई डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान का या श्रीलंका और मालदीव का, कोई भी युद्ध हो, जैसे कई सारे कुलभूषण जाधव का केस था, सत्यजीत का केस था, हमारा कश्मीर का मैटर है, ये यूएन पे गया, तो ये कोर्ट भी है। यूएन में एक कोर्ट है, उसको कहते हैं हम आईसीजे। क्या कहते हैं, आईसीजे को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें टोटल 15 जजेस हैं, ठीक है। और इसको जनरल असेंबली, ये वाली जो नेशन थी जिसके अंदर रहते हैं, हर मेंबर इसका मेंबर होगा, वो चूज़ करेंगे 9 साल के लिए, ठीक है। ये एडवाइस करेगा जनरल असेंबली को लीगल मैटर पे, कानूनी मैटर पे। इतना समझ गए, जज वगैरह का काम है तो कानूनी मैटर पे, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट मतलब ऑफिस, सारा काम धाम कैसे होगा, ठीक है। तो उसको एक जनरल को सेक्रेटरी जनरल होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पद होता है। जैसे IAS होता है, उसी तरह वहाँ पे सबसे जो मेन पद होता है यूएन का, वो सेक्रेटरी जनरल का होता है। वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और जनरल असेंबली अपॉइंट करता है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहता है रिकमेंड करता है, ठीक है। ये यूएन में रोज़ रोज़ क्या होगा ये करेंगे। इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये जो 6 हम पढ़े हैं ये तो प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है, ये तो बहुत मतलब ये उसके हिस्सा ही है। इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशलाइज। स्पेशल मैंने समझते हो ना, जैसे कुछ लोग स्पेशल होता है, जैसे कई बार पढ़ते हो कि ये कपड़ा सिलने के लिए लेडीज़ टेलर है, तो स्पेशलाइज इन लेडीज़ कुर्ती। उसी तरह स्पेशल जैसे कुछ लोग होते हैं स्पेशलाइज इन चाट, कई सारे खाने के लिए लोग स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। तो पहला यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो चिल्ड्रंस की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है ना। जैसे जब विश्व युद्ध हुआ तो कई सारे बच्चों के माँ बाप मर गए, तो जब माँ बाप नहीं मर जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, कोई नहीं। अनाथ हो गए, मर रहे हैं, उनसे भीख मंगाया जा रहा है, उनसे वेश्यावृत्ति कराया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कराया जा रहा है, खाना पीना रहने के लिए नहीं है। बड़ा आदमी तो अपने आप को कुछ कर भी लेगा, छोटा बच्चा क्या जानेगा। अब तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोग पास कुछ माँ बाप की ना है सर पे छाया,
ठीक है। तो यूनिसेफ बनाया गया 1950 में ताकि इन बच्चों को ध्यान दिया जाए। उसके बाद आया एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल मतलब क्या होता है, पढ़ाई से रिलेटेड। साइंटिफिक क्या होता है, वैज्ञानिक। कल्चरल माने जो तुम्हारा कल्चर होता है, ठीक है, इनको बचाने के लिए बात करता है। हमारा एजुकेशन साइंस कल्चर 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये सारे कंट्रीज मिल के एजुकेशन बढ़ाए। इससे कई सारे जो गरीब देश हैं वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, और जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा देश कुछ कर नहीं पाएगा। साइंस, विज्ञान, कल्चर समझो जैसे तुम्हारा कुछ कल्चर है ना, जैसे हमारी छठ पूजा हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है। तो कई देश ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे कई सारे देश होते हैं जहाँ पे वो अपना कल्चर ही नहीं बचा पा रहे, तो उस केस में ये यूनेस्को हेल्प करता है। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, पीस काम करता है, ठीक है। एजुकेशन, नया फार्मिंग मेथड खेती करने का, टीचर को ट्रेनिंग करता है कि टीचर कैसे पढ़ाए, ठीक है। और कई सारे देश एक दूसरे, जैसे एक यूनिवर्सिटी है भारत का, एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया के बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे इंडिया जाएंगे, तो इससे क्या जाएंगे, वो यहाँ जाएंगे तो भारत का कल्चर इनको बताएंगे, ये आएंगे फिर वापस लौटेंगे तो वहाँ का कल्चर यहाँ बताएंगे, ये यहाँ आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को भारत का कल्चर देख के वहाँ जाएंगे। अब आता है वर्ल्ड WHO 1948 में। ये तुम लोगों ने टीबी, एड्स, मलेरिया, ये सारा बहुत, इन सब से लड़ने के लिए, इन बीमारियों से लड़ने के लिए ये WHO बहुत काम करता है, ठीक है। WHO का हेल्थ में देखो, शब्दों को तोड़ना जानो। देखो उसमें था हेल्थ दिया है ना, विश्व, वर्ल्ड मैंने विश्व, हेल्थ मैंने स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन मैंने संस्था। WHO 1948 में इस्टेब्लिश हुआ तो बीमारियों से लड़ने के लिए। और अगर कोई एपिडेमिक फैल रहा है, जैसे कोविड के टाइम में इन्होंने बताया कि हाँ भैया कोविड फैल रहा है, अपने आप को, अपना देश अपना सतर्क हो जाओ। उसके बाद आता है फूड एग्रीकल्चर। ये बताओ कि आखिर सब कुछ के बाद ज़रूरी यही है ना कि खेती लोग छोड़ रहे हैं, खेती नहीं होगा तो क्या खाएंगे। तो खेती में क्या क्या नया टेक्नोलॉजी है कि अधिक पैदावार हो, अधिक अच्छे से पेस्टिसाइड हो, और भी कैसे हम फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, कि कैसे पैदावार बढ़ाएं, अच्छी बीज दें। सीड मैंने क्या होता है, कंट्रोलिंग क्रॉप एनिमल डिजीज, बीमारियां ना लगे क्रॉप में, ठीक है। इरिगेशन मैंने सिंचाई होता है, पानी डालना होता है ना बेटा। यस सर। पानी नहीं डालेंगे तो खेती कैसे होगा, सुनते होगे कि पानी डालने जा रहे हैं खेत में, ठीक है। सॉइल की क्वालिटी, सॉइल मैंने मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाना, ठीक है। फॉरेस्ट, जंगल को लगाना। और जब कई बार ऐसा होता है ना कि खाने को लोगों के पास नहीं रहता है, फूड शॉर्टेज हो जाता है, स्कैर्सिटी होता है, मानो एक पूरा देश है, उस देश में अच्छी खेती ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुआ, तो उसके इसमें क्या होगा, तब ये FAO हेल्प करेगा, खाना प्रोवाइड कर देगा, तो हेल्प करेगा। अब आता है लेबर। कई सारे लेबर भी तो है हमारे, बहुत सारे करोड़ों अरबों लेबर है, तो उनके लिए संस्था बनाएगा कि उनका ऐसा ना हो कि लेबरों के साथ दुराचार हो। हम 8 घंटे का काम कह के 16 घंटा काम करा रहे हैं कुछ, और पैसा इस हिसाब से नहीं ले रहे हैं, या काम करने की जगह ख़राब है, बहुत बेकार जगह है, छोटे बच्चों को काम कर दे रहे हैं, छोटे बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब UN का अचीवमेंट क्या क्या उसने हासिल किया है। सबसे पहले कई सारे विवादों में मध्यस्थ हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आर्म्स को कंट्रोल करना, मतलब हथियारों को कंट्रोल करने की बात किया है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, इलिटरेसी, ठीक है, इनको कंट्रोल करने के लिए काम किया है। कल्चरल कोऑपरेशन, देशों में आपस में ये जो उसके कल्चरल है उनको कोऑपरेशन, आपस में एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज की बात किया। और रेफ्यूजी क्या होते हैं, जैसे दलाई लामा है, शेख हसीना है, उनको पता है कि हम अपने देश में मर जाएंगे तो वो दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उस केस में उनको, वो वहाँ के तो नागरिक है ना, भारत में बांग्लादेश का नागरिक आएगा तो भारत क्यों रखेगा भाई, वो मेरे देश का आदमी तो है नहीं। तो उस केस में उनको कहा जाता है रेफ्यूजी। तो कुछ नियम सारे रेफ्यूजी के बनाए गए हैं, उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब ये तीसरा इसका टॉपिक है पीस एफर्ट ऑफ इंडिया UN के लिए क्या किया है, UN इंडिया के लिए क्या किया, ठीक है। इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को भारत ये क्या कहते हैं कि UN चार्टर को जो है कि साइन किया था, ठीक है।
इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसने क्या किया है, अंडर प्रिविलेज कंट्री। कंट्री 3 तरह की होती है, कोर कंट्री, पेरिफेरी कंट्री और अंडर प्रिविलेज कंट्री। कोर कंट्री जैसे यूएस हो गया, ठीक है, यूके हो गया, इनके पास बहुत अमीर कंट्री है। पेरिफेरी माने बीच के, जैसे हम हुए, भारत हुआ, ठीक है, हम लोग बीच के। और एक होता है अंडर डेवलप, अंडर प्रिविलेज, जैसे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जहाँ बच्चे मिट्टी खाते हैं, जहाँ मच्छरों को पकड़ के मच्छरों की टिकिया बना के खाई जाती है। वो शौक़ की बात नहीं, वो तो ठीक है, आदमी खाते खाते आदत पड़ गए, लेकिन ये मजबूरी है, गरीबी है ना, बच्चे भूखे पेट मर जा रहे हैं, सैकड़ों तरह की बीमारियाँ हो रही है, तो उन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो भारत क्या करता है, भारत इन अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ में दवाइयाँ भेजता है, फाइनेंशियल एड करता है, वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाता है, बहुत सारा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जैसे कि गोरे और काले, वाइट और ब्लैक में बहुत सारे देशों में अंतर क्या होता है। वाइट ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम ऊंचे हैं ब्लैक से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इसको कम करने के लिए भारत किया है। जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड में उसको जब बहुत सारा वहाँ पे गोरा काला का ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, तो भारत वहाँ हेल्प किया था, ठीक है। यूएन मिशन कोई रहता है तो उसमें जाता है, वर्ल्ड पीस की बात करता है, भारत शांति की बात करता है। भारत ये कहता है कि जो एटम बम गिराया गया था उसको न्यूक्लियर पावर भी कहते हैं, तो न्यूक्लियर पावर को अच्छे पर्पस से, पीसफुल, शांतिपूर्वक प्रयोग किया था। ये देखो, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी, उनको जनरल असेंबली का पहला वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। और यूरेनियम का जो है वो कहता है कि यूरेनियम हेल्प करो जिससे कि बिजली की बचत हो और आने वाले समय में। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि जैसे तुम आज एक जनरेशन जी रहे हो, ठीक है, तुम्हारे आने वाले जनरेशन को तुम क्या दे रहे हो, तुम सारा पेड़ काट दिए, तुम सारी नदियाँ गंदी कर दिए, तुम सारा जो चीज़ है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमको प्रकृति ने दिया है, सब तुम ख़त्म कर दिए। तब इनको तुम क्या दिए, इनके पास सवाल रहेगा ना। तो हमको ये कहा जाता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियाँ इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब यूएन ने क्या किया है भारत के लिए, तो वर्ल्ड बैंक है, WHO है, FAO है, ये सब भारत को समय समय पर मदद करते रहते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक देता है, WHO ने पोलियो, एड्स में भारत के बहुत काम किया है, भारत में बीमारियों को कंट्रोल किया। FAO जो यहाँ पढ़े थे ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये इसका लोगो है, ये हम कहे थे ना खेती उती में काम करता है। ये भारत में पूरा राजस्थान का जो एरिया था वो पूरा डेजर्ट एरिया था, उसको बहुत सारा एरिया को फर्टाइल माने उपजाऊ, फर्टाइल रहेगा तभी खेती हो पाएगा ना। अब बालू वाले मिट्टी में काहे खेती हो, कुछ नहीं होगा। तो इसमें FAO ने भारत को हेल्प किया था। उसके बाद कई सारे फार्मिंग मेथड बताया। उसके बाद आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो था, आंगनवाड़ी प्रोग्राम समझ रहे हो ना, आशा वगैरह आती है, छोटे बच्चों को दवा पिलाती है कीड़ी का ये। तो ये यूनाइसेफ, यूनाइटेड जो इकोनॉमिक कल्चरल वाला था वो वाला संस्था इसको मदद किया है। IMF से भारत लोन लिया था 1990 में, उसमें भारत बहुत ज़्यादा कर्जे पे था, पूरा भारत का सोना लगभग गिरवी लगने वाला था। 360 आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो उस समय IMF ने भारत को लोन दिया था, खैर बहुत कंडीशन पे दिया था कि आप पहले भारत में ना कोई दूसरे देश वाले बहुत आसानी से तुरंत नहीं आ पाते थे ट्रेड करने, व्यापार करने, लेकिन उसके बाद से इन्होंने कहा आप अपनी इकोनॉमी खोलिए। उसके बाद आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय USA और रसिया 2 कंट्रीज ऐसे थे जो बिल्कुल मतलब बहुत, रसिया भी नहीं, रसिया को उस समय USSR कहा जाता था, ठीक है। तो ये जब 1945 का युद्ध हुआ तो ये दोनों उस समय जब 1939 से 1945 में ये दोनों एक ही टीम में थे। लेकिन 1945 में जब ये बम गिरा दिया तो रशिया ये कहा कि जब तुम्हारे पास बम था तो पहले ही डरा डुरा दिए रहते, हमारा तो इतना सारा नुकसान हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि
ये दोनों का आपस में शीत युद्ध होता है, इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। मतलब एक होता है वॉर जिसमें आपस में बम गिर रहा है, इसमें बम नहीं गिर रहा है इसमें, लेकिन वॉर चल रहा है, शीत युद्ध, आपस में आइडियोलॉजिकल सोच का विचार चलता है। जैसे तुम्हारा और इसका, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुम लोग आपस में मार रहे हो तो वो तो वॉर हो गया। एक हो गया कि हम बात नहीं करेंगे, मम्मी मेरे साथ, पापा मेरे साथ, ये वाला सीन चले कि तुम भाई हो, ये 4 दोस्त हैं तो 3 जो मेरे साथ रहेगा वो इससे बात नहीं करेगा, वो चल रहा था। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इसके पास यही था कि इस ग्रुप में जा या इस ग्रुप में जा। तो पाकिस्तान तो इस ग्रुप में चला गया, यूएसए में। इंडिया का हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, हम एक नया ग्रुप बना देंगे, उसको कहेंगे नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, देखो मिलिट्री वो था, 2 ग्रुप था, 2 ब्लॉक, याद दिया ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, यूगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ ब्रोज टिटो ये, और ये अब्दुल गमल नासिर इजिप्ट के, इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपना कहा कि हम किसी भी अन्य मिलिट्री ब्लॉक में नहीं जाएंगे, हम अपना बनाएंगे, अपने तरीके से रहेंगे। और आज 120 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, और आपस में ट्रेड करते हैं, आपस में एक दूसरे की समस्या सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। और बड़ी कंट्रीज़ पे जैसे हम निर्भर नहीं है। जैसे पाकिस्तान यूएसए में गया, अब यूएसए उसको पहले मतलब बहुत यूज़ किया उसको। जैसे हम कल भी बता रहे थे कि क्या होता है ना कि वर्ल्ड पावर या कहीं भी जो सुपीरियर, जो ऊंचे और पोजीशन पे रहेगा, वो नीचे वाले को दबाना चाहेगा। ये शुरू से होता है, कोई भी अमीर है तो वो गरीब को दबाएगा ही दबाएगा, जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को दबाए। ये सबकी नहीं, लेकिन मोस्टली एक लोगों की विचारधारा होती है। ठीक है, तो किसी के अंडर में रहने से अच्छा ना वो अपने ही अपना एक बनाया ऐसा में अच्छा। और ये जैसे कि अगर पूरे दुनिया में 100 लोग हैं तो 55 लोग नेम से जुड़े हुए हैं, तो मजबूत संस्था बन गया। उसके बाद सार्क एक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये 1985 को हुआ। सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये साउथ एशिया में इस्टेब्लिश है। इसके मेंबर क्या है, अब अलग अलग देश मिलके एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने लगे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश मिल के क्या किए, सार्क बना है। ठीक, ये 1985 में ये कहा है कि हम लोग मिल के रहेंगे, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत होगा तो, और शांति बनाए रखेंगे। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस का है। अब भारत और नेबर की बात करें, नेबर मैंने क्या होता है, नेबर मैंने क्या होता है, पड़ोसी। तो भारत के पड़ोसी क्या है, जैसे चाइना है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ मालदीव है, कई सारे देश भारत के पड़ोसी हैं। तो भारत प्रयास करता है कि अच्छे संबंध बने रहें, लेकिन बड़ी विपद समस्या है। जैसे पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो चुका है, अफ़गानिस्तान, चाइना से हमारा युद्ध हो चुका है, नेपाल से भी थोड़ा बहुत पानी को लेके विवाद चल रहा है, लेकिन ठीक है, नेपाल भारत में बहुत ज़्यादा निर्भर है। और भूटान को भी हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इन सारी कंट्रीज़ को कुछ पैसा दे के, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके इनको अपने साइड में कर रहा है कि कल को युद्ध करे भारत से तो भारत के सारे देश चाइना के साथ हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सारे देशों में अपनी अपनी आर्मी बैठा देगा, चारों तरफ से भारत कब्जा कर लेगा। ये उसका प्रयास है। तो भारत क्वाड बनाया है, वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिल के, जापान वगैरह, यूएस वगैरह मिल के, कि इसको काउंटर करें। चाइना बहुत उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बहुत वुल्फ पॉलिसी है। वो क्या किया है, जैसे एक श्रीलंका यहाँ है ना, श्रीलंका में एक कहा कि तुम इतना करोड़ रुपया ले लो, एक पोर्ट बनाओ। अब ये पोर्ट बनाया, अब श्रीलंका कमा नहीं पाया पोर्ट से। अब चाइना कंडीशन रखा था, अगर पैसा नहीं दोगे तो ये पोर्ट हम रख लेंगे। अब सोचो यहाँ चाइना है, लेकिन यहाँ भी आ गया भारत का, अफ़गानिस्तान में भी बना दिया, पाकिस्तान से हमारा चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, सिल्क रोड बनाने की बात हो रहा है, रोड इनिशिएटिव है। यहाँ से एक रोड निकाल रहा है जो भारत पाकिस्तान का, जो ये कश्मीर में दो का बांटा हुआ है ना, एक पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक भारत का टेरिटरी है। तो इधर से चाइना रोड बना रहा है। इसका मतलब मेन पर्पज़ ये है कि भारत को चारों तरफ से घेरना, ठीक है। लेकिन भारत अपना बायलैटरल डिस्कशन करता है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, जैसे भारत पाकिस्तान का, भारत श्रीलंका का, 2 लोग मिले कि युद्ध ना हो। अब भारत का प्रयास रहता है कि हाथ बढ़ाता है भारत हमेशा को, लेकिन कई बार विवाद होने लगता है, ठीक है। ये हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनका नाम बहुत ज़रूरी है याद करना।